नियति निर्धारण कर बदल नक्षत्रों की दिशा, उजाला ही उजाला मिलेगा, भोर बन जाएगी निशा। अपने जीवन की निशा को भोर में परिवर्तित करने का प्रयास करने वाले मेरे सभी परीक्षार्थी भाई और बहनों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जिस वैकेंसी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल, आज इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज हम इस क्लास में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या आयु सीमा होगी, उसमें एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या योग्यताएं इस एग्जाम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए चाहिए, वैकेंसी डिटेल्स क्या होंगी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हमें चाहिए हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। कि एग्जाम का अभी कोई जिसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्जाम कब होगा, लेकिन मोटा मोटा इस एग्जाम के बारे में हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्जाम जनवरी से पहले होने वाला नहीं है। तो इसका अंदाजा लगा के हम अपनी तैयारी का सेगमेंटेशन किस तरह से करें, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बीच में कैसे सेगमेंटेशन करना है, अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में किस प्रकार से बांटना है। ये हो सकता है कि हम एक दिन को 3 हिस्सों में बांट लें कि भाई हम 9 घंटे तैयारी करने वाले हैं तो 3 घंटे मैथ रीजनिंग पढ़ें, 3 घंटे जनरल अवेयरनेस पढ़ें और 3 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ें। लेकिन इस तरह से भी बांटा जा सकता है कि सबसे पहले हम मैथ कर लें, तो वो हमें आज इसका हमें निर्धारण करना है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे तैयारी करेंगे। ये आपको पता है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो नोटिफिकेशन आया है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब, आज 20 सितंबर को ये एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज पब्लिकेशन हुआ है इसका सभी आरआरबी की वेबसाइट्स पर। तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर ही हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कल यानी कि 21 सितंबर 2024 से इन सभी परीक्षाओं का सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 20 अक्टूबर को रात 11:59 तक आपके पास समय है इस एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का। लेकिन मैं आप सभी से कहने वाला हूं कि और आरआरबी ने भी अपने नोटिफिकेशन में ये जारी किया है कि लास्ट टाइम रस के लिए आप इंतजार ना करें, लास्ट टाइम की भागा भागी के लिए आप इंतजार ना करें, आप अपने एप्लीकेशन को पहले ही भर दें, क्योंकि लास्ट में ये भी हो सकता है कि किसी बार कारणवश जो साइट है वो हैवी लोड की वजह से काम ना करे। तो इससे बचने के लिए हमें टाइम रहते इसके लिए अप्लाई कर देना है। डेट ऑफ फीस पेमेंट लास्ट डेट 21 से लेके 22 के बीच में ये क्लोजिंग हैगी, लास्ट डेट होगी फी पेमेंट की। इसके बाद आप फी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो भी चालू होगी, जो हम अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 23 तारीख से लेकर 1 नवंबर तक, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एक मॉडिफिकेशन विंडो भी खोली जाएगी, जिसमें हम कोई करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद या उससे पहले कोई भी करेक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी। तो कौन कौन सी पोस्ट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में आती हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और क्या क्या इसके लिए जो आयु सीमा है वो है 18 से 33 साल। ये स्टार देखिए लगाया गया है, ये स्टार इसलिए लगाया गया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन हमें मिला है। कोविड की महामारी के चलते जो कुछ बच्चे अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं या एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, तो उसका रिलैक्सेशन देने के लिए, उसकी भरपाई देने के लिए सरकार ने 3 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है, जो कि पहले 18 से 33 हुआ करता था। सरकार ने उसको बढ़ाकर 33 ईयर्स आयु सीमा कर दी है। और उसके बाद भी डिफरेंट कैटेगरीज में जो एज रिलैक्सेशन है वो भी एप्लीकेबल रहेगा। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 रुपये इसका ग्रेड पे होगा। B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चाहिए है। पूर्व में इसकी 18 से 33 ईयर की आयु सीमा थी, 30 ईयर की आयु सीमा थी, जो कि अब 18 से 33 हो गई है। टोटल वैकेंसी 2022 है। देख लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ही है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 2 की पोस्ट है, और ट्रेन क्लर्क ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। तीनों का ही ग्रेड पे 19,900 होगा, जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का C2 का मेडिकल होगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी C2 का मेडिकल होगा, और ट्रेन क्लर्क के लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड हमें
चाहिए होगा। आयु सीमा सभी की 18 से 33 साल ही होगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कमर्शियल कम प्लस टिकट क्लर्क में, उसके बाद 990 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तीसरे नंबर पर 361 वैकेंसी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में, और ट्रेन क्लर्क्स में सबसे कम वैकेंसी है 72। टोटल 3445 वैकेंसी, मोटा मोटा 3500 वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की गई हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा था सर कि क्या पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। देखिए कि जैसा कि असिस्टेंट लोको पायलट में हुआ, जैसा टेक्नीशियन में हुआ, और संभावना ये भी है कि आरआरबी जेई की और आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल प्लस 12th लेवल दोनों की वैकेंसी में कुछ इजाफा हो सकता है। लेकिन देखिए ये तो अनुमानों की बात है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमें अभी जो फोकस करना है वो ये करना है कि जितनी वैकेंसी अभी मौजूदा में है और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं और जो भी परीक्षार्थी अपनी तैयारी के लास्ट फेज में, या मतलब ये मान सकते हैं कि जो तैयारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है और वो तैयारी जरूर करें। लेकिन इसके साथ सरकार ने, या जो नोटिफिकेशन है रेलवे सरकार ने, रेलवे गवर्नमेंट ने ये एक सूचना भी दी है कि जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जैसे कि 12th पास एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, और ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन उनकी आरआरबी ग्रेजुएट लेवल के लिए 14 अक्टूबर लास्ट डेट है, 13 अक्टूबर तक उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। और यहाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 20 अक्टूबर 2024 कैंडिडेट्स जो फाइनल का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर 20 अक्टूबर से पहले पहले उनका रिजल्ट नहीं आता है या उनकी फाइनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको आरआरबी का नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ लेना है। देखिए आज के लिए तो बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताते ही रहते हैं, और एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी आज सभी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी पड़ा है। उसके हम वो भी पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। हम वो वीडियो भी डालने वाले हैं कि एक FAQ सेक्शन हम आज लेने वाले हैं। उस FAQ सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैंडिडेट्स क्या क्या गलती करते हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी है। एडवाइस टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाकर कोई लिंक क्लिक आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि आप फीस भर दें और वो कहीं तीसरे हाथों में चली जाए और वो कहीं आपके साथ फर्जीवाड़ा हो जाए। उससे बचने के लिए फेक वेबसाइट पर नहीं जाना है। एंड बी केयरफुल अबाउट द फेक वेबसाइट्स। ये रेलवे के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपको जॉब रैकेटियर्स जो गलत तरीकों से नौकरी लगाने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। सरकार इतनी अच्छी वैकेंसी निकालती है और हम अच्छा प्रयास करते हैं, तो हमें किसी भी गलत तरह के तरीके से नौकरी नहीं लेनी है। हमें अपनी मेहनत पे विश्वास करना है और मेहनत से ही हमें नौकरी लेनी है। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके 10th का मेडिकल जो मेडिकल सर्टिफिकेट, सॉरी 10th का जो प्रमाण पत्र है, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो अगर आपका 12वीं बेस है तो 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि 10th का मार्कशीट जो है आपकी, वो आपकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होता है। इसके लिए 10th का भी जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उनमें ग्रेजुएशन चाहिए होगी, और 12th लेवल की पोस्ट है जिनमें 12th चाहिए होगी। 10th की मार्कशीट जो है आपकी, 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपके एज ए डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट का काम करती है, तो वो अभी आपके पास होना चाहिए। ईमेल आईडी के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड भी है ऑप्शनल, कि आधार कार्ड या फिर जो भी एक वैलिड आइडेंटिटी फोटो आईडी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। प्लस जो भी बच्चे किसी SC ST या OBC या EWS कैटेगरी में या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके पास संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। साथ में कौन सा होना चाहिए कि जो भी परीक्षार्थी कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास उनके एम्प्लॉयर के द्वारा जारी NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना उस NOC सर्टिफिकेट के यदि आप एग्जाम निकाल भी लेते हैं तो बाद में आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं चले हैं। आगे बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द वेरियस स्टेजेस। अगर आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है, उस केस में
सेकंड स्टेज के सीबीटी पर जाने के लिए जितनी भी वैकेंसी हैं उनसे 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज का सीबीटी देने के लिए। उदाहरण के लिए यदि 1000 वैकेंसी हैं तो 15,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी के लिए। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है नोटिफिकेशन में कि 8 टाइम्स अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड जो क्लरिकल पोस्ट हैं दो उन पर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट भी है, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे 15 टाइम्स, और उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए 8 टाइम्स जो बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लीजिए जहां पर 200 वैकेंसी हैं वहां पर 1600 बच्चे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, 8 गुना। और रेलवे ने अपने ये भी एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि इनमें बढ़ोतरी या इनमें ये घट भी सकती हैं जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होगी। मतलब जो भी मेरिट होगी या जो मेरिट और प्रॉपर उतने बच्चे मतलब सिलेक्ट करने के लिए रेलवे अपने हिसाब से उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी कर सकती है, ये रेलवे का अधिकार है। और व्हेन अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यदि फर्स्ट स्टेज में कोई भी बच्चा संबंधित कैटेगरी का लाभ लेकर उस स्टेज को पार करता है तो फर्दर यदि वो किसी भी फायदा नहीं लेता है कैटेगरी का तब भी उसको संबंधित कैटेगरी से ही समझा जाएगा। यदि कोई बच्चा सभी टेस्ट में जनरल में फाइट करता है तो उसको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन SC, ST, OBC, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन कोई भी अगर इसका लाभ किसी भी स्टेज में लेता है तो उसे उसी कैटेगरी से समझा जाएगा आगे आने वाले सभी चरणों में, भले ही वह उसका लाभ ले और ना ले। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग मैंने यहां पर लिख रखा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1/3 मार्क्स कटेंगे। एज लिमिट का यहां पर बता रखा है, एक यार्डस्टिक दे रखी है कि इससे पहले और इससे बाद का। यहां पर UR और EWS के लिए दे रखा है 1992 का, OBC नॉन क्रीमी के लिए 1989 की दे रखी है, SC ST के लिए 1987 की दे रखी है, फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज लोअर लिमिट फॉर द ये 2007 की दे रखी। कहने का मतलब कि 18 साल से 33 साल का रखने के लिए तो ये अपर लिमिट भी दे रखी है और ये लोअर लिमिट भी दे रखी है। 1 जनवरी 2007 के बाद किसी बच्चे का जन्म ना हुआ हो, प्लस SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में है तो 2 जनवरी 1987 से पहले उसका जन्म ना हुआ हो। अनरिजर्व या EWS कैटेगरी में है तो 2 जनवरी 1992 से पहले उसका जन्म ना हुआ हो, तब जाके वो जो हमारे एज रिलैक्सेशन और एज के जो क्राइटेरिया है वो पूरे होंगे। द डेट ऑफ बर्थ लिमिट फॉर SC, ST, OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर गिवन इन दिस टेबल इंक्लूड्स द कम्युनिटी एज रिलैक्सेशन। जो ये लिमिट दी गई है 1987, 1989, 1992, इसमें एज रिलैक्सेशन को डिफरेंट कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन है उसमें इसको जोड़कर ही उसको सामंजस्य बैठाकर उसका कंसोलिडेशन करने के बाद ही ये एज लिमिट दी गई है, ऐसा रेलवे ने क्लियर कर दिया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 3 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये डिफरेंट कैटेगरी दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर वो अनरिजर्व या EWS से आता है तो 3 साल का रिजर्वेशन, अगर वो OBC नॉन क्रीमी लेयर से आता है तो 6 साल का, SC ST से आता है तो 8 साल का उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दे रखा है अलग से, UR और EWS के लिए 10 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल का। अब हमने ये बता रखा कि रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन ऑफ द टाइम मेजर ड्यू टू द COVID-19 टू बी एडेड अबव द मैक्सिमम लिमिट। जो 18 से 33 साल की जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का, वो इसमें भी कंसोलिडेट किया जाएगा। तो नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अगेंस्ट द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई बच्चा किसी ऐसे पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है जहां पर उसकी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, केवल अनरिजर्व पोस्ट है, और अनरिजर्व पोस्ट पर अप्लाई करने में उसको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पर कोई भी दूसरी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है। इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द एज मोर देन 1 ग्राउंड वुड बी अकॉर्डिंग द हाईएस्ट ऑफ द एज रिलैक्सेशन। अब सोच लीजिए कि कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट
जिसको एक कैटेगरी में 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, और वो किसी दूसरी कैटेगरी में भी आता है जहां 4 साल का रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन या 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसका जो मैक्सिमम वाला जो है 5 साल का, ये एक एज रिलैक्सेशन उसका अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं कि दोनों ही हो जाएंगे। ऐसे तो अगर मान लीजिए कि कोई 3 कैटेगरी में आता होगा तो 8 4 12 4 16 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन बच्चे को दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड इन दिस एप्लीकेशन शुड सेम एट रिकॉर्डेड द मैट्रिकुलेशन। जो बात मैं आपको समझा रहा था, जो पहले कह रहा था कि आपको 10वीं का मार्कशीट क्यों चाहिए है, कि डेट ऑफ बर्थ का जो आपका जो आप फिल करते हैं दैट शुड बी सेम रिकॉर्डेड एज अ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो मैट्रिकुलेशन क्लास में आपका सर्टिफिकेशन है उस पे जो डेट है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाएगी, या फिर आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसके बीच में और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो आपकी डेट लिखी है दोनों के बीच में कंकरेंस होनी चाहिए, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने पहले ही देख ली है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है। इन पोस्ट को सभी को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को उससे पहले ये इंश्योर कर लेना है कि कोई भी जो अपना रिजल्ट अवेट कर रहा है बच्चा 20 अक्टूबर 2024 जो कि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख है, उसके बाद यदि उस बच्चे का रिजल्ट आता है फाइनल, दे शुड नॉट अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। अगर उन्हें इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे और उन्हें अप्लाई नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग टू अप्लाई विद माइनर चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी क्लॉज ये दिया गया है, यहां हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मान लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट ने एक फॉर्म भर दिया है और वो चाहता है कि अब दूसरे जोन से, दूसरे कहीं से वो एक फॉर्म और भर दे, तो हो सकता है कि वो अपने नाम में, अपने किसी भी डिटेल में थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरा फॉर्म भरना चाहे। देखिए कि आजकल सब डिजिटल जमाना है, सारी चीज़ आपकी सर्वर पे जो स्टोर होती हैं, तो अगर आप एक आध चीज़ गलत लिख के भी बाकी चीज़ सेम करेंगे तो वो वहाँ जाके डिजिटल डाटा जो है आपस में उनकी कंकरेंस हो जाएगी। वो उनकी अगर उनमें बीच में कोई सिमिलैरिटी हुई तो ये भी हो सकता है कि आपके दोनों ही फॉर्म रद्द कर दिए जाए और आपको भविष्य में आपका डिबारमेंट कर दिया जाए या फिर आपको एग्जाम ना देना दिया जाए। और आपके यहाँ पर यह भी लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव बीन रिवार्ड बाय एनी आरआरबी आरआरसी आइदर फॉर लाइफ और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, अगर किसी बच्चे को पूरे जीवन के लिए या कुछ समय के लिए डिबार किया गया है किसी रेलवे के द्वारा, तो वो भी अगर उस लिमिट में आता है तो उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सभी जानकारी आजकल डिजिटली अपलोडेड हैं, डिजिटली स्टोर्ड हैं, तो जैसे ही डाटा वहाँ पर मिलेगा और जो साम्यावस्था वहाँ पर मिलेगी तो उसके हिसाब से फिर उसका ऐसी कोई समानता पाई जाती है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा गया है कि देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द एसएलसी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में ही, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि 10th की मार्कशीट में जो पिता का नाम या आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी को ही सही माना जाएगा। तो उसके बीच में और इसके बीच में आपकी साम्यावस्था बननी चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति रेलवे में या किसी अन्य पीएसयू में या गवर्नमेंट सेक्टर में या स्टेट की किसी सेंट्रल और स्टेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर काम कर रहा है तो उसको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा एक सर्टिफिकेट चाहिए है। लेकिन यदि ये भी है कि अगर वह जानकारी नहीं देता है तो भविष्य में यदि एम्प्लॉयर उनका ये बताता है कि ये व्यक्ति ने एनओसी प्रोड्यूस नहीं किया है, जानकारी छुपाई है, तो उनका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए थ्रू प्रॉपर चैनल, यदि आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं तो इस फॉर्म को थ्रू प्रॉपर चैनल भरिए ताकि आपकी जो जानकारी है वो आपके डिपार्टमेंट को हो और आपके कैंडिडेचर को कैंसिल ना किया जाए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज का, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके कितने मार्क्स होंगे, कितने मिनट का है वो टेस्ट। एग्जाम ड्यूरेशन देख लीजिए 90 मिनट्स का है और आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो 40 नंबर का होने वाला है। मैं आपको बता चुका हूं कि तैयारी का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बताने वाला हूं कि 15 अक्टूबर से हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस बैच, या ये कह लीजिए कि फास्ट एंड क्यूरियस बैच चालू होने वाला है जो कि 15 जनवरी तक चलेगा। और किसी भी सूरत में एनटीपीसी का एग्जाम 15 जनवरी से पहले होने की स्थिति नहीं लग रही है, इसलिए आप हमारे 15 अक्टूबर से 15 जनवरी के चलने वाले फास्ट एंड फ्यूरियस बैच को जरूर देखें एक बार, ताकि हम आपको जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स की तैयारी करवाएंगे। ये 40 नंबर हम आपके पक्के कराएंगे।
100 में से 40 नंबर हम आपको पक्के करा कर देंगे। एक बार अगर आपने 3 महीने वाला हमारा ये फास्ट एंड फ्यूरियस बैच ज्वाइन कर लिया तो ये 40 नंबर आपके पक्के हैं। और उसके बाद आपको मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के बारे में सोचना है। हमारा जो ये बैच है पूरी तरह से फोकस है जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का प्लस हिस्ट्री का जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है या जितना भी फैक्चुअल डाटा है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके ऊपर हमने काम किया है और वह हम आपको जानकारी देंगे। तो ये वाली आप हमारी क्लास 15 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें टोटल 90 क्लासेस लेने वाले हैं, जिसमें आपको डेली हम 2 घंटे आपके साथ मेहनत करेंगे और 180 आवर्स की हमको तैयारी करनी है। जिस 180 आवर्स की हमें तैयारी करनी है, जिसमें हम ये जो एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, हम उनको तैयार करेंगे। हम आगे चलते हैं। हमने पहले इस बात पे चर्चा कर ली है कि 1/3 1/3 जो मार्क है शैल बी डायरेक्टली फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। 1/3 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज of screening nature and the standard of the question for the TBT will be generally in the conformity with the educational standard prescribed for the post. The normalized score of the first stage shall be used for the short listing of the candidate for the second. जो भी हमारा CBT का जो भी स्कोर होगा उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारे मार्क्स बनेंगे उसी के बेस पर सेकंड स्टेज CBT के लिए सिलेक्शन किया जाएगा किसी भी बच्चे का सब्सिक्वेंट स्टेज के लिए। बात करते हैं सेकंड स्टेज CBT की। सेकंड स्टेज जो CBT है, हमने आपको बताया था कि 15 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाएंगे। 2019 में ये जो संख्या थी वो 20 टाइम्स थी। इससे पहले 20 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता था 2019 वाले नोटिफिकेशन में, लेकिन अब ये सरकार ने 15 गुनी कर दी है। फर्स्ट एग्जाम को देने के बाद, कोर्स का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, आप यदि मान लीजिए कि किसी भी पोस्ट पर 1000 पोस्ट हैं तो 15,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? CBT 2 के लिए। और CBT 2 का देख लीजिए, हम देख लेते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। वहां पर CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे और यहाँ पर देखिए 120 क्वेश्चन हैं। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे। मैं फिर बोलूंगा, ये जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स हम आपके पूरे पक्के करवा के देंगे। अगर आप हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस बैच 15 अक्टूबर से ज्वाइन करते हैं तो आपको इन 50 नंबरों की कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देख लेते हैं पोस्ट पैरामीटर्स। इन पोस्ट के पैरामीटर्स क्या हैं? यहाँ तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पैरामीटर्स दे रखे हैं 12 प्लस। यहाँ पे ये स्टेज बता रखा है कि क्या क्या हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 21,700 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पे है, बाकी सबकी 19,900 है। ये सभी ये यहाँ पर B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए है। क्लर्क वाली जो पोस्ट है वहाँ पे C2 का चाहिए है और ट्रेन्स क्लर्क के लिए हमें A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए है। जिसकी मैं बात कर रहा था आप सभी से, हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस बैच या फिर ये कहें फास्ट एंड क्यूरियस बैच, जो कि हम 3 महीने के अंदर 15 अक्टूबर से हमारा ये बैच शुरुआत हो जाएगी और हम इसे 15 जनवरी तक केवल 90 दिनों के अंदर हम आपकी RRB NTPC की, SSC GD की, बैंकिंग की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, UPSI की और पोस्ट ऑफिस GD की, इससे रिलेटेड जितना भी करंट GK और GS हम आपका सभी पूरा करवाएंगे। और आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट anantais.com पर जाके वहां से हमारी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे अनंत कोचिंग ऑफिशियल के नाम पे हमारी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। यूट्यूब पर जाकर आप अनंत IAS कोचिंग सर्च करें और सब्सक्राइब करें। आप हम जो ये क्लास लेने वाले हैं, जो 90 दिन की हम क्लास लेंगे, वो यूट्यूब के माध्यम से भी लेंगे और अपनी ऐप के माध्यम से लेंगे। दोनों जगह आपको वीडियो मिल जाएगा और उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाएंगे हमारी ऐप पर या यूट्यूब चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नंबर हमारा है 9250696368। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिए, केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें व्हाट्सएप करें और उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने इस कोर्स की 1500 रुपये फीस रखी थी और फिर हमने उसको 800 रुपये कर दिया। लेकिन हमारी जो संस्थापक हैं उन्होंने
इस पोस्ट के लिए और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट की और आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, बैंकिंग, यूपीएसआई, पोस्ट ऑफिस और एमटीआर के लिए हम जो ये कराने वाले हैं, बाद में हम इसमें मॉक टेस्ट भी कराएंगे।